हेलो बच्चों, चलिए कैसे हैं आप सब। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया टकाटक एकदम, समझ में आया ना पूरा चैप्टर, है ना। मैंने कहा था मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, तो वही तो कहानी थी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। हाँ, डाल्टन के कंसेप्ट से। डाल्टन तो ऐसा कहता था कि भाई एटम इज इंडिविजिबल। फिर वहां से आप सोचो भाई क्या क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना। मतलब जो एटम इंडिविजिबल कंसिडर होता था, वो एटम के अंदर आज की अगर हम बात करें ना, तो इतने सारे अंदर पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज कंसिडर प्रोटॉन न्यूट्रॉन वापस बना हुआ है क्वार्क का, उसके अंदर मैसॉन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें अंदर और है, राइट। चलिए, तो अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, बारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज को चालू करने की। और आज का दिन बड़ा शुभ है क्योंकि आज गणपति विसर्जन है। ओके, तो भगवान का नाम देके चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला सवाल ये कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेई 1 ग्राम। चलिए, सिंपल क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 ग्राम बनेगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, राइट। तो मैं सिंपल सा लिखूंगा बच्चों कि अगर 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg है, राइट, 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। अब मुझे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? मुझे टोटल 1 ग्राम करना है। तो 1 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम? 1 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? चलिए, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10 पावर -31 इंटू 1। ओके, चलिए, जैसे ही बच्चा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.097 इंटू 10 पावर 27 इलेक्ट्रॉन। तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ोगे ना, तो टोटल मास खाली 1 ग्राम होगा। तो मैंने क्या किया, इतने मास में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। सिंपल सी बात। चलिए, उसमें और दूसरा क्या पूछा है? कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चलिए, 1 मोल का मतलब क्या? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ओके, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 1 मोल का मतलब ही होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6.022 इंटू 10 पावर 23। और 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10 पावर -37 kg। मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे बच्चों, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आपको मिलने वाला है करीब 5.486 इंटू 10 पावर -7 kg यू विल गेट, राइट। सिमिलरली आपको चार्ज चाहिए, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चलिए, वापस 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये बहुत बेसिक डेटा है, आपने पढ़ा ही होगा, राइट। चलिए, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा -9.647 इंटू 10 पावर 4 कूलम। इतना चार्ज होगा बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास, और इसको आप 1 फैराडे भी कहते हो। आगे जाके आप पढ़ोगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना, उसे हम कहते हैं 1 फैराडे। इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में जब आप ये डिटेल में सीखोगे तब मुझे याद करना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल मिथेन। 1 मोल मिथेन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलिए, तो कोई बात नहीं, पहले तो 1 मिथेन की बात करते हैं। तो मिथेन इज CH4, राइट। चलिए, तो मिथेन के 1 मोलेक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे 4 हाइड्रोजन है। तो 1 मिथेन एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 मिथेन एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। हमें कितना मिथेन दिया है भाई? हमें मिथेन दिया हुआ है 1 मोल। सो 1 मोल मिथेन का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 मोलेक्यूल ऑफ मिथेन, राइट। ओके, चलिए, 1 मिथेन मोलेक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। तो इतने के पास कितना होगा? इंटू 10 करोगे, दैट इज 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10। सो इलेक्ट्रॉन इज 6.022 इंटू 10 पावर 24 इलेक्ट्रॉन होंगे किसके पास? दीज आर द इलेक्ट्रॉन विथ 1 मोल मिथेन, विथ 1 मोल मिथेन। 1 मोल मिथेन के पास इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए, इसमें सेकंड क्या पूछा है? सेकंड पूछा है फाइंड द टोटल नंबर। चलिए, सेकंड यहां पे लिखेंगे बच्चों, सीढ़ियां उतार दी मैंने नीचे। चलिए, क्या कहा है? फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन,
राइट 7 मिलीग्राम कार्बन दिया है, उसमें कितने टोटल न्यूट्रॉन होंगे और वो टोटल न्यूट्रॉन का मास कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। तो पहले आप ये फाइंड करो 7 मिलीग्राम कार्बन के अंदर, कार्बन ही है ना, हाँ 7 मिलीग्राम कार्बन जो है उसके अंदर कार्बन के एटम कितने होंगे पहले आप वो फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे बच्चों, तो आपको दिया हुआ है C14 एटम। कौन सा एटम है बच्चों, C14 एटम है। C14 एटम मतलब उसका एटॉमिक मास कितना है, 14 है। राइट ओके। चलिए बच्चों, तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो एक एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज A-Z। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं A-Z। 14 - 6 मतलब यहाँ पे एक एटम के अंदर 8 न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन इन 1 एटम। देयर आर 8 न्यूट्रॉन्स इन 1 एटम, राइट। एक एटम के अंदर 8 न्यूट्रॉन है। अब आपको कितना एटम दिया हुआ है, तो आपको दिया है टोटल 7 मिलीग्राम, राइट। तो मैं फाइंड करूंगा नंबर ऑफ C14 एटम्स इन 7 मिलीग्राम सैंपल, राइट। तो चलिए अभी आप यहाँ पे मोल कंसेप्ट यूज करोगे, है ना। तो आपको मास कितना दिया है, मास दिया है आपको 7 मिलीग्राम, मिली मतलब 10⁻³ ग्राम, राइट। चलिए मोलर मास कितना होगा बच्चों, तो आपको दिया है C14 मतलब आपका एटॉमिक मास है 14 ग्राम पर मोल। 12 नहीं है, भले कार्बन है बट आपको C14 कहा है, C12 नहीं कहा है, राइट। तो एटॉमिक मास कितना लोगे आप बच्चों, 14 ग्राम पर मोल ले लोगे एटॉमिक मास, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ एटम हम फाइंड करेंगे कितने हैं वो, वी विल फाइंड द नंबर ऑफ एटम, ओके। फिर आगे कहानी देखते हैं। चलिए तो मोल कंसेप्ट यूज करेंगे। आई नो कि आपको पता है N/Na इज इक्वल टू स्मॉल m by कैपिटल M, ओके। चलो दैट इज Na वैल्यू ले लो 6.02 इंटू 10⁻23, गिवन मास है आपका 7 इंटू 10⁻³ और उसका मोलर मास कितना है, 14 है, राइट। चलिए इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये ऊपर आएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम 3.01 इंटू 10⁻20। लेट मी जस्ट क्लीन द बोर्ड, ओके। पुराना जाएगा तो ही नया आएगा ना, तो पुराने को तो जाना ही पड़ेगा, लो गया पुराना, ओके। चलो ऐसे ही आप सॉल्व करोगे बच्चों, आपको नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे, कितने मिलेंगे, जो क्या बताया मैंने 3.01 इंटू 10⁻23 C14 एटम्स है आपके पास। तो 7 मिलीग्राम में नंबर ऑफ एटम आपके इतने हैं, राइट, इन 7 मिलीग्राम सैंपल, राइट। अब एक एटम के पास कितने न्यूट्रॉन है, एक एटम के पास 8 न्यूट्रॉन है, एक एटम के पास 8 न्यूट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू, चले नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स है, राइट। इतने एटम्स है, राइट। चलिए और हर एक एटम के पास कितने न्यूट्रॉन है, जो पहले ही हमने गिन लिया था, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ। हर एक के पास 8 न्यूट्रॉन है तो इंटू करेंगे 8, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 0.08 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन। चलिए इतने होंगे टोटल न्यूट्रॉन्स, राइट, इतने होंगे टोटल न्यूट्रॉन। सर ये भी पूछा है टोटल न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, तो आपको एक न्यूट्रॉन का मास कितना दिया है, एक न्यूट्रॉन का मास दिया है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इतने न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, तो आई विल फाइंड इट वेरी इजीली, मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स टुगेदर। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतना है 24.08 इंटू 10⁻23, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एक न्यूट्रॉन का मास आपको दिया है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। चलिए आई होप बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 4.034 इंटू 10⁻⁻6 kg। इतना होगा बच्चों सारे न्यूट्रॉन को मिला के मास। तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि आपको जो 14C दिया है उसके एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है, वेरी सिंपली A-Z। अब आपको जो सैंपल दिया है 7 मिलीग्राम, उस 7 मिलीग्राम में कितने एटम्स होंगे वो आप फाइंड करोगे बाय मोल कंसेप्ट, राइट। एक बार नंबर ऑफ एटम मिल गए फिर उसको इंटू 8 करना, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, और जो न्यूट्रॉन टोटल मिले उसको इंटू एक न्यूट्रॉन का मास कर दो, आपको टोटल न्यूट्रॉन का मास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन भी है। क्या कहता है, देखो तीसरा सवाल आपको पूछना चाहता है कि फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया, राइट। अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, मेरा क्वेश्चन है प्रोटॉन का। सैंपल दिया है 34 मिलीग्राम है ना, क्या है भाई, हाँ 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया।
चलो एक अमोनिया एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे पहले वो फाइंड कर लें। तो एक अमोनिया एटम की आप बात करोगे तो नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन होते हैं और एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, तो 3 हाइड्रोजन के 3 प्रोटॉन, तो एक अमोनिया के पास 10 प्रोटॉन है। एक अमोनिया के पास 10 प्रोटॉन है। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा अमोनिया कितने हैं, राइट। तो यू हैव 34 मिलीग्राम, तो अगेन यू हैव अ गिवन मास। अमोनिया का मोलर मास आपको पता होगा बच्चों 17 ग्राम पर मोल होता है, 14 + 3, राइट। मोल कंसेप्ट यूज करेंगे बच्चों N/Na, अगेन स्मॉल m बाई कैपिटल M, ओके। चलिए जैसे आप सॉल्व करोगे N/Na 6.02, 10⁻23, गिवन मास है 34 मिलीग्राम। मिली को कन्वर्ट करना बच्चों 10⁻−3, 34 मिली इज 10⁻−3, राइट। डिवाइड बाई एटॉमिक मास इज 17। चलिए इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे नंबर ऑफ एटम हो जाएगा आपका 12.04 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल, राइट। चलिए इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है अमोनिया के, ओके। अब आपको फाइंड करना है टोटल प्रोटॉन कितने होंगे। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन है, ये रहे। एक अमोनिया के अंदर 10 प्रोटॉन है। एक अमोनिया के अंदर कितने प्रोटॉन है भाई, एक अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन है। तो इतने अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, हम क्या करेंगे इन दोनों का इंटू कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएंगे, समझे आप, राइट। अब सारे प्रोटॉन को मिला के मास कितना होगा, तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर लिया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, राइट। अब एक प्रोटॉन का मास आपको दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 1.6726 इंटू 10⁻−27 kg। आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, समझे आप, राइट। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए पूछा था, वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे प्रोटॉन के लिए है, ओके। अब इसमें ऐसा भी पूछा, विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर चेंज्ड, what do you think? So there will be no change in the answer. Why? Because the mass is given. सारे क्वेश्चन में मास दिया था ना, एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अगर यही क्वेश्चन वॉल्यूम में दिया होता ना, सो आई वुड हैव रिटन वॉल्यूम है, गैस को इफेक्ट पड़ेगा, बट यहाँ पे तो आपको मास के फॉर्म में दिया है, तो आंसर इज नॉट गोइंग टू वेरी, समझ गए, बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर का मास पे इफेक्ट होता नहीं है। गॉट इट? आगे बढ़े, लेट्स सी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया, ये पूरा टॉपिक अलग से पूरा लेक्चर था इसके ऊपर, तो राइट। तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। एटॉमिक नंबर इज बेसिकली व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड व्हेन यू डू A - Z 13 - 6 दैट इज 7, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, A - Z दैट इज 16 - 8 दैट इज 8, 24 - 12 दैट इज 12, 56 - 26 दैट इज 30, 88 - 38 कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, राइट। तो जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है बच्चों आपको, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जब आप A और Z का डिफरेंस करोगे दैट डिफरेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिंबल देना है। चलिए Z क्या है बच्चों, Z मतलब एटॉमिक नंबर, A मतलब एटॉमिक मास। चलिए 17 नंबर के एटॉमिक नंबर पे कौन आता है, क्लोरीन आता है, तो यू विल राइट 17, क्लोरीन उसका सिंबल है, एटॉमिक मास है 35। चलिए 92 नंबर पे कौन आता है बच्चों, 92 नंबर पे आता है यूरेनियम, 92 उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 233। चलिए 4 नंबर पे कौन आता है, 4 नंबर पे आता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर दिया है 4, एटॉमिक मास है 9, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, डोंट वरी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इतना सिंपल कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। चलिए नंबर 5 देखो बच्चों, येलो लाइट एमिटेड विथ सोडियम लैम्प हैज अ वेव लेंथ 580 नैनोमीटर। चलिए मुझे खाली इतनी चीज में इंटरेस्ट है, वेव लेंथ लैम्बडा 580, नैनो इज 10⁻⁻9 मीटर, मुझे इतने में ही इंटरेस्ट है खाली, राइट। वेव लेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 580 नैनोमीटर, नैनो इज 10⁻⁻9 मीटर। चलिए क्या फाइंड करना, यू वांट टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। चलिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो फ्रीक्वेंसी एफ, क्या फॉर्मूला है बच्चों, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका C/λ, यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला C इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो कितना होता है लैम्बडा इंटू एफ, तो आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा C/λ। चलिए C का वैल्यू यहाँ पे डाल देना, लैम्बडा दिया है आपको, सिंप्लीफाई करना, आपका जो भी आंसर आएगा वो हर्ट्ज में होगा। चलिए फिर आपको फाइंड करना है वेव नंबर, तो वेव नंबर इज नथिंग बट 1/λ। चलो तो 1/λ, लैम्बडा तो आपको दिया ही है, सॉल्व कर लेना बच्चों, यहाँ पे आंसर आएगा आपका मीटर इनवर्स में, है ना। आई होप कि आप इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो, करोगे ना, इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, स्पून फीडिंग थोड़ी होता है अभी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन। ओके, एनर्जी फाइंड करना है, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन। चलिए क्या हिंट दिया है वो देखते हैं।
फाइंड एनर्जी ऑफ द फोटोन। चलिए सबसे पहला हिंट दिया है बच्चों आपको, व्हाट यू हैव द फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। तो पहले में आपको दिया है फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज, राइट। चलिए तो फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल है, आपको पता है, आई नो, दैट इज H इक्वल टू HF। H का वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 पावर 15, मल्टीप्लाई करना, आंसर ला देना जूल में। पता है ना, बहुत बेसिक फॉर्मूला चाहिए सारे, आगे जाके क्वेश्चन टफ होते जाएंगे धीरे धीरे, राइट। ये तो बेसिक फॉर्मूला चलेंगे अभी तो। चलिए दूसरा पूछा है वेवलेंथ दिया है 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो सेकंड में आपको दिया है वेवलेंथ, लैम्बडा दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। चलिए एंगस्ट्रॉम होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर, ओके। तो आपको लैम्बडा दिया है ना, तो जब लैम्बडा दिया होता है तो हम एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एनर्जी इक्वल टू HC बाई लैम्बडा। बस अब तो वैल्यू डाल दो खाली, राइट। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, चलिए आपकी मदद कर देता हूं, आपका आंसर आएगा 3.975 इंटू 10 पावर माइनस 15 जूल। चलो इतना आपको एनर्जी मिलने वाला है यहाँ पे, राइट। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी चल रहे, आगे देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट विच हैज द टाइम पीरियड 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 सेकेंड। चलिए आपको दिया है टाइम पीरियड इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 सेकेंड, द टी इज गिवन। चलिए क्या क्या फाइंड करना है, पहले आपको फाइंड करना है वेव लेंथ। सो वेव लेंथ फाइंड करेंगे, फिर आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है ना बच्चों। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। चलिए तो इसको उल्टा करिए, 1 बाई टाइम पीरियड, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 पावर 9 हर्ट्ज, दैट इज फ्रीक्वेंसी, राइट। चलिए जैसे ही आपको फ्रीक्वेंसी मिली, आपको लैम्बडा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बच्चों, लैम्बडा इक्वल टू C बाई एफ, है ना। लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है आपका C बाई एफ, है ना। अभी आगे फॉर्मूला देखा ना, C इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। C होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी ये रहा 5 इंटू 10 पावर 9। चलिए आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा बच्चों 5 इंटू, द आंसर विल बी 6 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, राइट। और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 6 सेंटीमीटर। चलिए और आपको फाइंड करना है वेव नंबर। सो वेव नंबर क्या होता है भाई, सो वेव नंबर लैम्बडा बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा। लैम्बडा कितना आया है, 6 इंटू 10 पावर माइनस 2। चलिए आप जैसे इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा बच्चों 16.66 मीटर इनवर्स, दैट इज अ वेव नंबर। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, राइट। बहुत आसान सा सवाल था ये। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ द लाइट, नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule energy। तो आपको हिंट क्या दिया है, आपको दिया है फोटोन का वेवलेंथ, दैट इज गिवन एज 4000, पिको इज 10 पावर माइनस 12 मीटर, राइट। एंड यू रिक्वायर टोटल एनर्जी ऑफ 1 जूल, तो यू हैव द एनर्जी इक्वल टू 1 जूल। यू वांट टू फाइंड आपको कितने फोटोन चाहिए होंगे, नंबर ऑफ फोटोन आपको कितने चाहिए वो आपको फाइंड करना है, व्हाट इज एन, राइट। तो मुझे इतना पता है कि एक फोटोन की एनर्जी होती है HC बाई लैम्बडा, है ना। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, HC बाई लैम्बडा। तो अगर ऐसे n फोटोन है तो n फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा, n टाइम्स HC बाई लैम्बडा। और ये पूरा एनर्जी मिला के E जितना होना चाहिए, समझे आप। एक फोटोन का एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ 1 जूल। वैल्यू ऑफ H रखेंगे यहाँ पे, ओके। चलिए C वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, लैम्बडा रखेंगे, और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएगा 2.0122 इंटू 10 पावर 16। दिस विल बी द नंबर ऑफ फोटोन्स यू आर गोइंग टू गेट। इतने फोटोन आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। अभी सारे सिंपल क्वेश्चन ही चलेंगे, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है कि अ फोटोन ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, ओके, strikes on a metal surface and the work function of the metal is given, that is 2.13 electron volt। तो you need to calculate something। याद करो बच्चों अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन को, मेटल है, राइट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, हम रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे, ओके। तो रेडिएशन का एनर्जी क्या होता है, HC बाई लैम्बडा।
वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर तक खींच के लाएगा, और बाकी बची एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक के फॉर्म में लेके जाता है। बाहर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन फाई। याद है ना आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? तो यहाँ पे हिंट दिया है आपको, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उस इंसिडेंट रेडिएशन में आपको वेवलेंथ दिया है। कितना है बच्चों? इंसिडेंट वेवलेंथ है आपका 4 × 10⁻⁻7 मीटर। तो इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्बडा इज गिवन 4 × 10⁻⁻7 मीटर, राइट? चलिए वर्क फंक्शन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन फाई 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, राइट? चलिए आप जैसे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे बच्चों, लेट मी टेल यू आपका आंसर कितना आएगा। ओके, वी शुड कीप द आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी आर गोइंग टू कीप एवरीथिंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए हम अपना आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड करेंगे, राइट? चलिए तो पहले मैं वापस पुराना निकाल देता हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, है ना? चलो, तो लाइफ इज ऑल्सो सेम, जब तक आप पुरानी चीज़ों को निकालोगे नहीं ना, तब तक नई चीज़ें नहीं आने वाली। चलो हमें फाइंड करना है पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन। चलिए फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन। सो हमें पता ही है, हमें एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए यहाँ पे। तो हमें पता है फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ, बट ये जूल में होता है। किस में होता है? ये जूल में होता है। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ई से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने एक ई डिवाइड किया, एक ई मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो वैसे भी कटी हो जाने वाला है ये तो, है ना? तो जब आप जूल के वैल्यू को ई से डिवाइड करोगे, जूल के वैल्यू को जब आप ई से डिवाइड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? ओके, लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, ई का वैल्यू एंड लैम्बडा इज गिवन। चलिए बच्चों, जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, दैट इज 3.10, राइट? ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्या पूछा है? सेकंड पूछा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन। चलिए एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा बाहर निकल के वो कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला। आइंस्टाइन ने जो समझाया था आपको, तो आइंस्टाइन भाई ने ऐसा समझाया था कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो आप एनर्जी इंसिडेंट कराओगे उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, ठीक है ना? चलिए इंसिडेंट एनर्जी है अपने पास 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वर्क फंक्शन आपको दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये 2.13 प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलिए आप जैसे ही माइनस करोगे ये आ जाए आपका 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी, राइट? जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी होगा। चलिए और आपको क्या फाइंड करना है? और आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? चलिए थर्ड यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मुझे फोटोन का काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मिल चुका है। तो आप छोटे बच्चे तो तब से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। पढ़ रहे हो ना? पढ़ते ही हो ना, ठीक है? चलिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी है आपका 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 × 10⁻⁻19। ये जो आपका EV है उसकी जगह मैंने E का वैल्यू डाल दिया तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट? चले जैसे आपकी कैल्सी चलेगी बच्चों, तो कैल्सी चलाने पे आपको v² का वैल्यू मिलेगा। v² का आपको वैल्यू मिलेगा 0.341 × 10⁻12, राइट? अब इतना ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे v² का वैल्यू है बिकॉज इधर v² था ना। अब जब आपको अंडर रूट निकालना होता है ना, तो कंपलसरी यहाँ पे 10 का पावर इवन होना चाहिए, तो ही आप अंडर रूट निकाल पाओगे। अगर ऑड पावर है तो एक डिजिट आगे पीछे करके उसको इवन करो। चले यहाँ पे अंडर रूट निकालते हैं, तो 0.34 का अंडर रूट आता है 0.584 और 10⁻12 का अंडर रूट आएगा 10⁻6। आधा कर देना है पावर, आपको आधा करना है ना पावर, इसीलिए मैंने कहा कि इट शुड बी इवन। ऑड है तो फिर आधा कैसे करोगे? पॉइंट में पावर थोड़ी चलता है ना? तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको इंसिडेंट वेवलेंथ दिया था, वहां से hc/λ करके एनर्जी निकाला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो E डिवाइड करेंगे। चलिए जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यूज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर्मूला E = 5 + ke। काइनेटिक एनर्जी मिला। चलिए जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी वेलोसिटी चाहिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो मिला है इलेक्ट्रॉन के, दैट इज हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी जो मिला है वो लिखो जूल में, हाँ मास रखो एंड सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वेलोसिटी ऑल्सो। आ रही है ना बात समझ में?
ठीक है, बढ़े आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। 10 कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। आयोनाइज मतलब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना वेवलेंथ इनफ है। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम इन किलोजूल, राइट। तो आपको सिंपल सी बात कही है कि जो रेडिएशन आपने इंसिडेंट किया है उतने रेडिएशन के पास जो एनर्जी है वही सफिशिएंट है आयोनाइज करने के लिए, राइट। तो सिंपल सी बात है बच्चों के, एस energy of radiation is sufficient for ionizing sodium atom। तो हम सिंपली लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस आयोनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। और रेडिएशन के पास क्या एनर्जी होता है भाई, आपको वेवलेंथ दिया है, यस। तो रेडिएशन का एनर्जी होता है hc बाई लैम्बडा, h का वैल्यूम, c का वैल्यूम और लैम्बडा दिया है आपको 242 नैनोमीटर। आई विल मेंशन इट हियर, लैम्बडा इज गिवन 242 नैनोमीटर, नैनो की जगह 10 पावर -9 डाल दिया, राइट। चलिए आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आपका आंसर आएगा 0.0821 इंटू 10 पावर -17 जूल। बट आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है ना वो रिक्वायर्ड आंसर है किलो जूल पर मोल में, ठीक है। वी रिक्वायर अवर आंसर इन किलो जूल पर मोल, बिल्कुल डरना मत। दिस इज द एनर्जी टू आयोनाइज वन एटम, ये एक एटम को आयोनाइज करने का एनर्जी है। तो अगर आपको एक मोल का एनर्जी चाहिए, यू रिक्वायर किलो जूल पर मोल ना, दैट मीन्स यू रिक्वायर एनर्जी फॉर वन मोल। वन मोल इज हाउ मेनी एटम, 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो मैं क्या कहूंगा बच्चों यहाँ पे इन किलो जूल पर मोल यूनिट इट इज इक्वल टू, चलिए एक का एनर्जी है 0.821 इंटू 10 पावर -17, ये एक का एनर्जी है पर एटम, ये एनर्जी है एक एटम को आयोनाइज करने का। अगर मुझे पर मोल चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10 पावर 23 ले लूंगा। तो पहले ऑलरेडी ये जूल में था, अब एक मोल आ गया नीचे। आप समझो बच्चों, मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो मैंने उसी को मल्टीप्लाई किया, उसी को नीचे डिवाइड किया है, राइट। तो पर मोल चाहिए मतलब एक मोल एटम लेना है, एक मोल में कितने एटम होते हैं उसको मल्टीप्लाई करो। अभी भी आंसर आपका आंसर जूल पर मोल में है, आपको चाहिए किलो जूल पर मोल में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं किलो करूँ तो मुझे नीचे किलो से डिवाइड करना पड़ेगा, किलो इज 10 पावर 3। अगर आपने यहाँ पे किलो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे किलो को डिवाइड करेंगे, किलो इज 10 पावर 3। चलिए एज सुन एज यू विल सिंप्लीफाई यू विल गेट योर आंसर एज 4.945 इंटू 10 पावर 2 किलो जूल पर मोल। ये है सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले तो आपको रेडिएशन का एनर्जी ही फाइंड करना है hc बाई लैम्बडा, पर ये एक एटम के लिए होगा। अगर आपको एक मोल एटम है तो इंटू करो 6.022 इंटू 10 पावर 23, किलो जूल में चाहिए तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अ 25 वॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ द क्वांटा पर सेकंड, राइट। तो आपको दिया बल्ब ऑफ 25 वॉट। अब आपको इतना पता होगा बच्चों, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। सो यू हैव पावर P इक्वल टू 25 वॉट। ओके, जो रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन का वेव लेंथ है 0.57 माइक्रोमीटर। तो वेव लेंथ है उसका 0.57 माइक्रोमीटर। आपको फाइंड करना है बच्चों रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा। ये मतलब समझो क्या है वो, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा। ओके, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, क्वांटा का मतलब है फोटोन, है ना। रेडिएशन का क्वांटा क्या होता है, फोटोन होता है ना, राइट। तो आपको फाइंड करना है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। दिस इज व्हाट यू वांट टू फाइंड। क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितने फोटोन एमिट कर रहा होगा वो फाइंड करना है। चलिए तो सिंपल सी बात, पावर दिया है ना, सो वी नो दैट पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। पता है ना पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। चलिए एनर्जी कितना होता है फोटोन का, तो एक फोटोन का एनर्जी होता है hc बाई लैम्बडा। अगर ऐसे n फोटोन है तो n फोटोन का एनर्जी कितना होगा, n इंटू hc बाई लैम्बडा। डिवाइड बाई क्या करेंगे, टाइम करेंगे। समझ रहे हो बात को, डिवाइड बाई क्या करना है आपको, टाइम कर देना है। चलिए जैसे आप वैल्यूज डालोगे, वी हैव ऑल द वैल्यू, पावर इज 25, n आपको दिया ही नहीं, आपको यही तो फाइंड करना है ना, n बाई टी। दिस इज व्हाट आई वांट टू फाइंड, सो आई विल कीप इट एज इट इज। जो मुझे फाइंड करना है, h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर -34, c का वैल्यू
लैम्बडा कितना दिया था आपको 0.57 माइक्रो, माइक्रो इज 10⁻⁻6 मीटर। चलिए आप जैसे इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ क्वांटा पर यूनिट टाइम n/t, दैट इज रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटम। रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटम आपको मिलेगा बच्चों 7.169 इंटू 10⁻19 फोटोन पर सेकंड। इतने फोटोन एक सेकंड में एमिट हो रहे होंगे। कितने फोटोन है भाई? ये 7.169 इंटू 10⁻19। आपको खाली ये पता चल गया ना आपको फाइनली फाइंड क्या करना है, राइट, नोटेशन के फॉर्म में, तो कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड किया रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा, क्वांटा मतलब फोटोन, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, सो आई वांट टू फाइंड n/t एंड आई हैव द फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर इज एनर्जी बाय टाइम, फोटोन का एनर्जी होता है nhc/λ। अब सिंप्लीफाई करना है बस खाली, समझ गए? चलिए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलो भाई सवाल नंबर 12 नंबर का सवाल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, एमिटेड फ्रॉम जीरो वेलोसिटी कोई नहीं, फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। तो मेटल सरफेस, रेडिएशन ऐसा द वेवलेंथ लैम्बडा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, बट इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। तो आप यहां से एक चीज बच्चों समझ चुके हो, आई नो दैट, कि आपको इतना पता चल चुका है कि ये जो रेडिएशन का एनर्जी है ना, दैट इज जस्ट इक्वल टू द वर्क फंक्शन। मतलब रेडिएशन के पास इतना ही एनर्जी है कि वो जस्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाके छोड़ देगा, और कोई एनर्जी बची नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लेके भागे, राइट? इसीलिए इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। तो आगे क्या देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या कहा है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। चलिए तो आपको यहां पे कहा है कि व्हेन radiation of 6800 angstrom is incident, मच्छर मेरा खून चूस रहा है, बोलो, is incident, electrons are ejected with zero velocity, hence zero kinetic energy, है ना? अगर वेलोसिटी जीरो है तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला यूज करो, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट किया है वही क्या है भाई? वर्क फंक्शन है। चलिए इंसिडेंट एनर्जी किसका है? फोटोन का है, दैट इज hc/λ, दैट इज इक्वल टू 5, राइट? चलिए यहाँ पे आपका आंसर जूल में आएगा, बट आपको जो आंसर चाहिए बच्चों वो भी जूल में ही चाहिए। चलिए बढ़िया है। तो वर्क फंक्शन आपका आ जाएगा 5 इज इक्वल टू hc/λ, पुट द वैल्यूज। केमिस्ट्री बहुत इजी है, हाँ, ओके। चलिए वेवलेंथ आपको कितना दिया था? 6800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10। चलिए इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे आपका वर्क फंक्शन आ जाएगा 2.922 इंटू 10⁻⁻19। इतना आ जाएगा बच्चों आपका वर्क फंक्शन 2.922 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द वर्क फंक्शन, राइट? इतना होगा आपका वर्क फंक्शन, ठीक है। चलिए आपको ये भी पूछा है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कम से कम फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए ही अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है। तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए कम से कम क्या एनर्जी चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट? तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए उसका क्या है? दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, राइट? तो ये वर्क फंक्शन के रिलेटेड जो एनर्जी होगा ना, दैट इज hf0। वर्क फंक्शन के रिलेटेड जो एनर्जी बनेगा उसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगा ना, दैट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी hf0, राइट? चलिए 5 का वैल्यू है आपके पास, यस। एच का वैल्यू इनटू फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ओके। आप ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बच्चों तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा यहाँ पे 4.41 इंटू 10⁻14, 4.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इतनी आपको फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट और इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना बचे बाहर निकलने के बाद। समझे? क्लियर आपको न्यूमेरिकल? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 13 क्या कहता है, लेट्स सी। 13 कहता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल 4 टू एनर्जी लेवल 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो जैसे ये इलेक्ट्रॉन के जंप मारने वाला क्वेश्चन आया आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए रिडबर्ग, है ना? तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो n=4 में से n=2 में आ रहा है। कितना वेवलेंथ यहाँ पे एमिट होगा वो फाइंड करना है।
तो रिडबर्ग ने इसका सीधा फॉर्मूला दिया था बच्चों हाइड्रोजन के लिए, है ना, रिडबर्ग इक्वेशन यूज करो। सो इफ यू रिमेंबर रिडबर्ग ने अपने इक्वेशन में कहा था 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 1/n1² माइनस 1/n2² मीटर इनवर्स। ऐसा रिडबर्ग ने अपने फॉर्मूला में कहा था और आपको याद होना ही चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट द रिडबर्ग फॉर्मूला वाज व्हिच वाज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली, राइट। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, उसमें जो लाइन मिलती थी लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फंड, उसका फॉर्मूला रिडबर्ग ने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था ये, ठीक है। चलिए आपको यही फाइंड करना था ना, वेवलेंथ ही चाहिए ना आपको, तो दिस इज 1/λ, कोई नहीं फिर इन्वर्स कर लेंगे। चलिए वैल्यू डालते हैं बच्चों, राइट। तो n1 मतलब कौन सा वैल्यू आपका, n1 मतलब आपका जो लो वैल्यू है वो आपका n1 है, तो लो वैल्यू कौन सा है 2 है, दिस इज योर n1, दिस इज योर n2। लो एनर्जी लेवल इज n1, हाई एनर्जी लेवल इज n2, तो दैट इज इक्वल टू 1/2² माइनस 1/4²। मैंने वैल्यू डाल दिया, यूनिट रहेगा यहाँ पे मीटर इनवर्स। अब बाकी आपकी कैलसी को काम कराओ भाई, सर कितना काम करेंगे, चलिए कर लेते हैं। 16 माइनस 4 दैट इज 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 16 आता है ना, एलसीएम लेना, एलसीएम आता है ना, 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 16 इंटू 4। चलिए अब जैसे ही आप इसको इन्वर्स करोगे, ये 1/λ है, इन्वर्स करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 486 इंटू 10⁻⁹ लैम्बडा इज 486 इंटू 10⁻⁹ मीटर, -9 को कहते हैं नैनो, दैट इज 486 नैनोमीटर, राइट। नैनो गाड़ी के बारे में जानते हो ना, नैनो गाड़ी फेल क्यों हुआ था पता है, क्यों नैनो गाड़ी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका रीजन था उसका मार्केटिंग, क्योंकि नैनो के मार्केटिंग में ऐसा टैग लगा दिया गया था गरीबों की गाड़ी। अब ऐसा सुन के कौन गाड़ी लेगा, अगर ऐसा लिखोगे गरीबों की गाड़ी, हाँ तो फिर गरीब भी नहीं लेगा उसको, तो वो सोचेगा कि मैं गाड़ी लूंगा तो मैं गरीब कहलाऊंगा। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी में थोड़ा मार्केटिंग में लोचा हो गया था, अदरवाइज द कार वॉज टू गुड, ठीक है। चलिए कार पर से हम आप आ जाते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इलेक्ट्रॉन 4 में से 2 में आ रहा है, जो रेडिएशन एमिट होगा उसका वेवलेंथ चाहिए। इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप मारते हैं आप रिडबर्ग फॉर्मूला यूज कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नंबर 14 ऐसा है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज 5th ऑर्बिट, राइट। कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट। तो अगर इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट में है और वहां से आपको आयोनाइज करना है, आयोनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल के इनफाइनाइट दूर फेंक देना है, दैट इज व्हाट आयोनाइजेशन, राइट। आयोनाइजेशन मींस वी वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को आप 5वें ऑर्बिट से निकाल ही देना चाहते हो तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। तो चलिए सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। सो आई विल राइट हियर एनर्जी रिक्वायर टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 5th ऑर्बिट n इक्वल टू 5। चलिए तो यहाँ पे बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन पहले 5वें ऑर्बिट में है, राइट। और आप उसको फिर कहाँ फेंकना चाहते हो, यहाँ से आप उसको फेंकना चाहते हो इन्फिनिटी पे। कहाँ फेंकना चाहते हो भाई, आप इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे फेंकना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। अपने आप तो जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, राइट, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी आप देने वाले हो बच्चों, वो डिपेंड करता है इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के ऊपर। हम एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे बेसिकली आपका जो रिडबर्ग वाला इक्वेशन है ना, उसके 3 फॉर्मूला बनेंगे। एक फॉर्मूला जब लैम्बडा फाइंड करना हो, जो हमने आगे किया, जब एनर्जी फाइंड करना हो तब खाली कांस्टेंट चेंज करेंगे। सो आई विल राइट हियर कि जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये दोनों लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है जो आपको सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फेंकने के लिए, दैट एनर्जी डिफरेंस इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1² माइनस 1/n2² जूल, राइट। चलिए आपको इलेक्ट्रॉन को n1 इक्वल टू 5 में है और वहां से आप इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे डाल देना चाहते हो, राइट। 5 में से आपको इनफाइनाइट करना है बिकॉज यू वांट टू डू आयोनाइजेशन ना। चलिए तो यहाँ पे कितना एनर्जी चाहिए बच्चों आपको, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1² माइनस 1/n2²। मैंने एक स्टेप ज़्यादा लिख दिया, जूल। चलिए 1/∞ ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है ना। तो अभी इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों जैसे ही, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0872 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इतना एनर्जी जब आप दोगे ना, जब बच्चों आप इतना एनर्जी दोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, आयोनाइज होकर इनफाइनाइट चला जाएगा, निकाल देगा हाइड्रोजन उसको भाग इधर से, बराबर। अब यही एनर्जी आप कंपेयर करोगे जब आपका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से निकलना है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, n1 इक्वल टू 1 है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को आप इन्फिनिटी में भेजना चाहते हो तो जो एनर्जी चाहिए दैट शुड बी डिफरेंस ऑफ दिस 2 लेवल। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, लेट्स गिव इट नेम एज डेल्टा E A डैश एंड वी विल राइट हियर आयोनाइज
हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, पहले ऑर्बिट में से अगर आयोनाइज करना है सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2.18 इंटू 10 पावर -18, 1/n1 की जगह आप रखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट में ना इलेक्ट्रॉन, और n2 की जगह रखेंगे इनफाइनाइट। चलिए तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 2.18 इंटू 10 पावर -18 जूल। चलिए दोनों का आप रेशियो लोगे बच्चों तो क्या आएगा रेशियो, तो यू विल राइट डेल्टा ई बाई डेल्टा ई डैश, डेल्टा ई बाई डेल्टा ई डैश। जैसे आप बच्चों इन दोनों का रेशियो करोगे ना रेशियो, तो आप इन दोनों का रेशियो करना, रेशियो आएगा आपका 1/25। क्या रेशियो बच्चों आएगा आपका 1/25 रेशियो आएगा। इसका मतलब है कि पांचवें ऑर्बिट में से आयोनाइज करना है ना आपको, उसमें जो एनर्जी चाहिए ना दैट इज ओनली 1/25 टाइम, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से निकालना है तो। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा न्यूक्लियस की तरफ, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पांचवें ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर है, तो वहां इतनी ज्यादा एनर्जी देने का काम नहीं है, इलेक्ट्रॉन आराम से आप निकाल सकते हो। राइट, समझ गए क्वेश्चन? ओके, चलो तो फिर अगला सवाल करना ही पड़ेगा। नंबर 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम n = 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन 6 में से 1 में जब ड्रॉप होगा तो कितने अलग अलग आपको लाइंस मिलेंगे। अब मैंने थियरी में आपको ये परफेक्ट एक फॉर्मूला लिखा दिया है, राइट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका? n2 - n1 डिवाइड बाई n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज योर n2, दिस इज योर n1, राइट। चलिए वैल्यू डालिए बच्चों, क्या होगा? 6 - 1 + 1 डिवाइड बाई 2। चलिए दिस इज गोइंग टू बी 5 इंटू 6/2, यू विल गेट द 15 लाइन्स। मतलब आपको अलग अलग 15 फ्रीक्वेंसी मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन 6 में से 1 में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब 6 में से 1 में आएगा तो आपको अलग अलग 15 फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन इज गिवन, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? राइट, तो आपको दिया है बच्चों एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट -2.18 इंटू 10 पावर -18 जूल। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट? तो आप यूज करोगे सिंपली बोहर्स फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बोहर फॉर्मूला कहता है कि एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 पावर -18 डिवाइड बाई n² इंटू z² जूल। चलिए आपका केस हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। हाइड्रोजन एटम है ना, तो हाइड्रोजन का आपका z कितना आना है भाई? 1 आने वाला है, राइट। चलिए पहले फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है तो आप क्या करोगे? E1 की जगह रख दोगे 1, z कितना है आपका? 1 है, राइट। अब पांचवा ऑर्बिट की अगर बात की है तो n की जगह रखो 5, तो नीचे हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर इंटू 1 जूल, क्योंकि तो z तो वैसे भी 1 ही है आपका। चलिए जैसे ही दोनों का आप रेशियो लोगे, देखिए क्या आंसर आता है बच्चों आपका? तो E5/E1, E5/E1 देखो -2.18 दोनों में से कट हो जाएगा। E5 में है 1/5 स्क्वायर और E1 में है नीचे 1/1 स्क्वायर लिखो या 1 लिखो चलेगा, राइट। 1/1 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू E5 इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, 25 नीचे आ जाएगा। E1 ऊपर आया, 25 नीचे आया। E1 का वैल्यू है -2.18 इंटू 10 पावर -18 बाई 25, राइट। तो पांचवें ऑर्बिट में आपका एनर्जी हो जाएगा बच्चों -8.72 इंटू 10 पावर -20 जूल। दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट, राइट। आप सिंपल एक फॉर्मूला याद रख सकते हो बच्चों, एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय n² जूल, राइट। nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी डिवाइड बाय n², इसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक आपको और क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वापस बोहर फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड पार्ट, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, राइट। तो चलिए बोहर मॉडल क्या है रेडियस का बच्चों? रेडियस ऑफ एटम क्या है बोहर के हिसाब से? दैट इज 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। यार यू कैन राइट 52.9 इंटू n² पिकोमीटर। चलिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसा ही लिखाऊंगा मैं, 52.9 इंटू n² पिकोमीटर। चलिए पांचवा ऑर्बिट है, n इक्वल टू 5 कर दो,
राइट। चलिए इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 25 से आपका आंसर आएगा 1322.5 पिकोमीटर। योर आंसर विल बी 1322.5 पिकोमीटर। तो इतना होगा बच्चों 5वें ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। इज इट क्लियर? दिस इज द रेडियस ऑफ द 5th ऑर्बिट। चलिए आखिरी सवाल देखेंगे बच्चों इस लेक्चर का, और आखिरी सवाल क्या कहता है, देखिए आखिरी सवाल कहता है कि कैलकुलेट द नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। चलिए बामर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा वो फाइंड करना है। लेट्स सी दैट। चलिए बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से थियरी पार्ट में कराया था। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, राइट। चलिए तो वेवलेंथ एंड सीरीज वाला क्वेश्चन है तो पहले आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7c। जब मैं वेवलेंथ का फॉर्म रखूंगा ना तब मैं ये कांस्टेंट रखूंगा, और जब मैं यहाँ पे एनर्जी रखूंगा आई विल पुट 2.18 इंटू 10⁻−18। एनर्जी के लिए डायरेक्ट 2.18 इंटू 10⁻−18 और 1/λ के लिए 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। चलिए 1/n1² माइनस 1/n2² मीटर इनवर्स। चलिए बच्चों एक बात तो फिक्स है कि बामर सीरीज है, बामर सीरीज है मतलब इलेक्ट्रॉन को आना तो नीचे है। कहाँ पे आना है? नीचे, सेकंड ऑर्बिट के अंदर, राइट। तो आपका जो n1 का वैल्यू है वो फिक्स हो चुका है, दैट इज 2। बामर है मतलब n1 इक्वल टू 2। चलिए आपको बात किया है बच्चों लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो सिंपल सा लॉजिक आप सोचो। चलो एनर्जी होता है hc/λ। एनर्जी क्या होता है? hc/λ। चलिए और यू कैन से एनर्जी गैप इज hc/λ, राइट। तो ये लैम्बडा अगर क्या है आपका लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी गैप क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा, राइट। तो शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप कौन सा? तो 2 के साथ शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप किसका होगा? 3 का। तो जब इलेक्ट्रॉन सीधा 3 में से 2 में आएगा एनर्जी गैप सबसे कम रहेगा, और जो वेवलेंथ एमिट होगा वो कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा या लॉन्गेस्ट रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों की फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब वीडियो लेक्चर में वापस एक बार जाना बच्चों, इसमें आपको डिटेल में मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यू कैन राइट n2 इज इक्वल टू n1 + 1। n2 क्या होगा? जस्ट आपका n1 के एक ऊपर में से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो आपको सबसे कम एनर्जी डिफरेंस की वजह से सबसे बड़ा वेवलेंथ मिलने वाला है। चलिए तो वहां पे जाइए बच्चों, यहाँ पे n2 कितना होगा आपका? 2 + 1 दैट इज 3। लेट्स पुट इट हियर। 1/λ इज 1.097 इंटू 10⁻7 1/n1²। व्हाट इज n1? n1 इज 2, n2 इज 3 मीटर इनवर्स। चलिए बाकी काम आपके कैलसी को कराइए भाई, तो आपका आंसर आएगा 1.523 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज। क्या है भाई? ये है आपका बामर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। समझ गए इतना आप? चलिए तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। 17 क्वेश्चन हमने किए। नेक्स्ट पार्ट में 18 से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में।